बातें सुन सकता था। क्या मुझे पिताजी को बताना चाहिए? जिस दत्तक पुत्र की वे इतनी रक्षा करते हैं वो वास्तव में माँ की नाजायज संतान है। मैंने देखा कि जब उन्होंने उस कमीने का हाथ पकड़ा तो पिताजी के हाथ कांपने लगे, अचानक कांपने लगे। यह शायद मुझे अपनी दूसरी बहन को भी नहीं बताना चाहिए। माँ ने जानबूझकर उसे एक निकम्मी आवारा बनाया है। मैंने अपनी दूसरी बहन को देखा जो अपने गेम में तल्लीन थी। उसके हाथ में अचानक उसका फोन जलता हुआ महसूस हुआ। अगर मेरी बड़ी बहन को पता चलता कि उसके पैर इसलिए अपंग है क्योंकि माँ ने उसे कुचलने के लिए किसी को काम पर रखा है तो क्या वो तबाह हो जाएगी? मैंने अपनी बड़ी बहन को अपनी व्हील चेयर पर बैठे देखा। उसके बालों का एक एक बाल गुस्से से धुआं उगल रहा। मैं बहुत दुविधा में हूं। अगर उन्हें पता चलता कि माँ ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने बचपन के प्यार से शादी करने के लिए किया था। मैंने देखा कि पूरे परिवार का माँ को देखने का नजरिया बदल गया है। अपने पिछले जन्म में मैंने अपने दत्तक पुत्र के साथ केवल कुछ ही बार झगड़ा किया था और माँ ने मुझे बेरहमी से 13वीं मंजिल की खिड़की से धक्का दे दिया था। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा तुरंत नष्ट नहीं हुई। इसके बजाय मैं एक भटकती आत्मा में बदल गई। हमेशा माँ के साथ साथ चलती थी। इस तरह मैंने उसके सारे राज सीखे। उसने सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए पिताजी से शादी की थी। हकीकत में उसका पहले से ही एक आदमी था जिसे वो प्यार करती थी। उसने उसके लिए एक बेटे को भी जन्म दिया और वो था सॉन्ग जिंगियन। जब से माँ ने पिताजी से शादी की वो हमारे परिवार की संपत्ति को अपने लिए हड़पने की योजना बना रही थी ताकि वो अपने प्यारे आदमी और अपने प्यारे बेटे के साथ एक अमीर खुशहाल परिवार बना सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जिस दिन माँ सॉन्ग जिंगनियान को गोद लेने के लिए घर ले आई उसी दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ। जिंगनियान, जल्दी करो और अपने पिता को नमस्कार करो। माँ सॉन्ग जिंगनियान को पिताजी के पास ले गई और उत्सुकता से उनसे आग्रह। सॉन्ग जिंगनियान ने किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। वो एक डरे हुए छोटे हिरण की तरह दिख रहा था। उसकी बांह गलती से खुल गई थी जिस पर कोड़े के निशान थे। ये बिल्कुल हानि रहित अस्थायी रूप था जिसने पिताजी को तुरंत उस पर दया आ गई। उसके बाद से पिताजी ने उसे अपने खून पसीने की तरह माना। मुझसे भी बेहतर उन्हें डर था कि उसे कोई तकलीफ न हो। जैसे ही पिताजी ने जिंगियन का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पिताजी को बताना चाहिए? दरअसल सॉन्ग जिंगियन माँ का नाजायज बेटा है। मैंने देखा कि सॉन्ग जिंगियन को पकड़े हुए पिताजी का हाथ अचानक कांपने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा और आखिरकार मेरी आंखों में आंखें डाल ली। मासूमियत से उनकी तरफ देखा। पिताजी ने भौहें सिकोड़ ली। उन्हें लगा कि उन्हें भ्रम हो रहा है। इसके बाद सॉन्ग जिंगियन पिताजी के कंधे पर झुककर उनकी सहानुभूति पाने के लिए दई ढंग से रोने वाला था। अगले ही पल मैंने देखा कि सॉन्ग जिंगियन पिताजी की बाहों में गिर गया और बेकाबू होकर रोने लगा। और बेकाबू मेरे पिछले जन्म में पिताजी बहुत दुखी हुए और उन्होंने सॉन्ग जिंगियन को धीरे से सांत्वना दी। लेकिन इस समय वो बिल्कुल भी नहीं रो सकते थे। उनकी आंखें पूरी तरह से मुझ पर टिकी हुई थी। लू हुआई, क्या तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैंने इनकार किया। इसके तुरंत बाद मेरी अंतरात्मा की आवाज गूंज उठी। मैं पिताजी को ये नहीं बता सकती कि मेरा पुनर्जन्म। वे निश्चित रूप से मेरे साथ एक राक्षस की तरह व्यवहार कर। पिताजी की आंखें तश्तरी की तरह फैल गईं। उनके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा। इस समय माँ आगे बढ़ी, दयालु होने का नाटक करते हुए जिंगियन को सांत्वना दी। जिंगनियान, रोना बंद करो। अब से ये तुम्हारा घर है। वो मेरी ओर मुड़ी। लू हुआई, जिंगनियान को उसके कमरे में ले जाओ। मैंने जोर से सहमति जताई लेकिन अंदर ही अंदर बुदाया। एक पल में सॉन्ग जिंग सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला है और दावा करेगा कि मैंने उसे धक्का दिया। वाकई मेरे साथ आधे रास्ते में वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गया। माँ तुरंत दौड़ी और सॉन्ग जिंगन को गले लगा लिया। उसने चिंतित होकर पूछा, जिंग क्या हुआ? भाई लू हाई को दोष मत दो। मैं फिसल गया और गलती से सीढ़ियों से गिर गया। सॉन्ग जिंगन ने दर्द से कहा। माँ ने तुरंत मुझे सख्ती से डांटा। लू हाई, जिंग अब तुम्हारा छोटा भाई है। तुम उसे इस तरह कैसे निशाना बना सकते? क्या हमने तुम्हें बचपन से ही इतना बिगाड़ दिया है कि तुम सोचने लगे हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो? इस समय पिताजी वहां आए। जाहिर तौर पर वे माँ जितने परेशान नहीं थे। पापा को देखकर से जिंगियन ने जल्दी से कहा, पापा कृपया मेरे भाई को डांटे नहीं। मुझे पता है कि वो अभी मेरी मौजूदगी स्वीकार नहीं कर सकता। आखिरकार वो घर का इकलौता बेटा हुआ करता था। मैं उसे समझ सकता हूँ। मेरे पिछले जन्म में सॉन्ग जिंगियन ने ठीक इसी तरह काम किया था जिससे पापा मेरे खिलाफ पक्षपाती हो गए थे, जिससे उन्हें लगा कि मुझमें कोई दया नहीं है। उसके बाद सॉन्ग जिंगियन ने अपनी किस्मत का इस्तेमाल किया और मुझे फंसाता रहा, जिससे पापा मुझसे निराश होते गए और आखिरकार वो उस पर प्यार करने लगे। इस बार मैंने खुद से सोचा, मैं बर्बाद हो गया। मैं बहुत बर्बाद हो गया हूँ। मुझे फिर से माँ और पापा से सजा मिलने वाली है। मैं कैसे भी समझाऊं, वे नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। मैंने देखा कि पापा ने मेरी तरफ किस तरह देखा। उसमें अपराध बोध और दुख का भाव था। अगले ही पल पापा ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया जो सॉन्ग जिंग अज्ञात के चेहरे पर लगा। उसे बेहुदा तमाचा। मैंने देखा कि माँ वहीं खड़ी थी। मर्द पिताजी गुस्से से दहाड़े। मैंने अभी अभी बहुत साफ देखा। तुमने खुद को नीचे फेंक दिया और तुमने लूहू को फंसाने की हिम्मत की। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें गोद लिया गया और फिर वापस कर दिया गया। सच में घृणित लोगों के अपने दयनीय पहलू होते हैं और दयनीय लोगों के अपने घृणित पहलू होते हैं। सॉन्ग जिंगियन को गोद लेना निश्चित रूप से माँ का निर्णय था। माँ ने कहा कि अनाथालय में दान का काम करते समय उसने एक बहुत ही दयनीय छोटे लड़के को देखा। उसे पहले भी गोद लिया गया था लेकिन उस परिवार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। वो इसे सहन नहीं कर सकी और उसे घर ले जाना चाहती थी।
उसने ये भी कहा, मैं घर में एकलौता बेटा था, उसे वापस लाने से मुझे एक साथी मिल जाएगा। पिताजी माँ के समझाने के आगे नहीं टिक सके, इसलिए वे मान गए। मूल रूप से माँ और सॉन्ग जिंगिन ने सब कुछ सावधानी पूर्वक तैयार किया था। अप्रत्याशित रूप से पहले ही दिन उनका खुलासा हो गया। ये स्पष्ट था कि माँ ने जानबूझकर पिताजी को अभी भी देखने से रोका था। उन्हें डर था कि वे सच्चाई देख लेंगे। सॉन्ग जिंगिन पिताजी से इतना डर गया था कि वो घबरा गया। वो मदद के लिए केवल माँ की ओर ही देख सकता। माँ ने जल्दी से समझाया, जिंग के साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता रहा है और उसमें सुरक्षा की भावना की कमी है, इसलिए शायद उसे कुछ बातों का भ्रम हो रहा है। ये सब एक गलत फहमी है। देखो, तुम इसे इतना बड़ा बना रहे हो। बच्चे को डराओ मत। पिताजी माँ की योजना का पर्दाफाश करने ही वाले थे कि उन्हें अचानक मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी। अगर उन्होंने अभी माँ का पर्दाफाश किया तो न केवल वो इनकार करेगी बल्कि घास में छिपे सांप को भी सतर्क कर देगी। आखिरकार माँ के पास इस कंपनी में बहुत सारे शेयर हैं। पिताजी थोड़े चौंक गए। कहने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में मेरी दोनों बहनें भी निश्चित रूप से माँ का पक्ष लेंगी। आमतौर पर माँ प्यार करने वाली माँ की भूमिका निभाती, पिताजी सख्त अनुशासक की भूमिका निभाते हैं। अगर ये सच में हुआ तो कौन जानता है, मेरी बहनें माँ की मदद भी कर सकती हैं। पिताजी चुप हो गए। शायद उन्हें लगा कि मेरी बात समझ में आ रही है। उन्होंने अपने गुस्से को दबाने की बहुत कोशिश की और माँ और बेटे जिंगिन को कुछ ऐसा ही कहा, मैं ये दोबारा होते नहीं देखना चाहता। सिंगियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय सहा है। अंकल वू, उसे उसके कमरे में ले जाओ। पिताजी ने सीधे बटलर को निर्देश दिया। अंकल वू जल्दी से सॉन्ग जिंग नियान को ऊपर ले गए। माँ पहले पिताजी को और समझाना चाहती थी। बेशक उसका लक्ष्य था कि पिताजी सॉन्ग जिंग नियान को जल्दी से स्वीकार कर ले और उससे प्यार, लेकिन इस बार पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे माँ के पास से निकल गए। माँ पूरी तरह से हैरान थी, पिताजी को पीछे हटते हुए देख रही थी। आमतौर पर उन्हें पिताजी को थोड़ा मनाने की जरूरत होती थी और वे खुशी से झूम उठते थे। वे अचानक उसे अनदेखा क्यों कर रहे थे? मैंने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक ठंडी मुस्कान छोड़े बिना नहीं रह सका। और क्या उसे एहसास नहीं है कि उसके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं? पिताजी मुझे वापस मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने मेरी ओर गंभीरता से देखा। लू हुआई, पिताजी से कहो, क्या तुम अपनी माँ के बारे में कुछ जानते हो? मेरे चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी और मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बुदबुदा रहा था। मैं ये नहीं बता सकता। अगर मैं ऐसा करूंगी तो पापा को बहुत दुख होगा। पिछले जन्म में मैंने माँ को किसी और आदमी के साथ पकड़ा था। जब मैंने पापा को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ और ऐसी बातें नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ में दया नहीं है। माँ को जिंगिन से ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं मुसीबत खड़ी करना चाहती हूँ। मुझे डर है कि पापा अब मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मैंने देखा कि पापा की आंखें तुरंत लाल हो गई। उनमें दुख और अपराध बोध भरा था। उन्होंने कहा, लुई तुम मेरे बेटे हो। लुई, इस जन्म में मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करता हूँ और तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान देते। मैं बहुत दुखी हुआ। मैं उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। पिताजी ने मुझे कुछ और कहने के लिए मजबूर नहीं किया। बस उसके बाद मैं माँ और सॉन्ग जिंगिन के प्रति पिताजी की दूरी को साफ महसूस कर सकता था। जब भी सॉन्ग जिंगिन पिताजी की चापलूसी करने की कोशिश करता तो पिताजी उसे अनदेखा कर देते। जब माँ पिताजी से प्यार करने की कोशिश करती तो पिताजी भी ठंडे और उदासीन हो जाते। हालांकि पिताजी आमतौर पर कंपनी में कम ही जाते थे, लेकिन हाल ही में वे बहुत अधिक जाने लगे। मैंने देखा कि माँ और बेटा जिंगियन चिंतित होने लगे थे। रात के खाने के बाद वे एक कोने में छिप गए और एक दूसरे से फुसफुसाए। सॉन्ग जिंगियन ने कहा, माँ क्या तुमने नहीं कहा था कि उस आदमी को खुश करना आसान है? लेकिन मैं चाहे कुछ भी करूं, वो हमेशा मेरे प्रति ठंडा रहता है। ऐसा क्यों है? माँ ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। शायद उसकी मेनोपॉज हो गई है। उसका स्वभाव भी अस्थिर है। उसे नजरअंदाज करो। कल तुम्हारी दूसरी बहन सर्दियों की छुट्टियों में घर आएगी। वो बिल्कुल भी समझदार नहीं। पहले उसे मनाओ। सॉन्ग जिंगियन ने माँ से वादा की कि वो इस घर में लू हुआई की जगह लेगा। जब मैं ऐसा बन जाऊंगा कि परिवार में सब मुझे चाहते हैं तो इस परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना मेरे हाथ से फिसलने जैसा आसान होगा। तब तक हम पिताजी को यहाँ ला सकते हैं ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। माँ ने कहा, चिंता मत करो। लू है एक बेकार बच्चा है जिसकी परवरिश ग्रीन हाउस में हुई है। वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? मैं जल्दी ही पूरे परिवार का दिल जीत लूंगा। सॉन्ग जिंगियन आत्मविश्वास से भरा था। मेरे पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। मैंने न केवल सॉन्ग जिंगियन से परहेज किया बल्कि माँ के बहकावे में आकर मैंने उसे सगे भाई की तरह माना, लेकिन उसने हर मौके पर मेरे खिलाफ साजिशें की। उसी ने पूरे परिवार को लगा कि मैं छोटा हूं, यहां तक कि उन्होंने उसे महत्व देना बंद कर। लेकिन इस जन्म उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी। अगले दिन मेरी दूसरी बहन लू मांगजा सर्दियों की छुट्टियों में घर आई। वो एक मोटी लड़की थी जिसका वजन 100 किलो था। वो कभी एक्सरसाइज नहीं करती थी और उसे केवल जंक फूड खाना पसंद था। वो पढ़ाई भी नहीं करती थी, बस पूरे दिन गेम खेलती रहती थी। यहाँ तक कि वो जिस विश्वविद्यालय में पढ़ती थी वो भी पैसे से खरीदा गया। बाहर वालों की नजरों में मेरी दूसरी बहन पूरी तरह से निकम्मी थी। पिताजी को भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी दूसरी बहन ऐसी निकलेगी, लेकिन उस समय उन्होंने मेरी बड़ी बहन लू वोंगकिंग को पढ़ाने में बहुत मेहनत की थी।
मेरी दूसरी बहन मुख्य रूप से माँ की जिम्मेदारी थी। माँ हमेशा उससे कहती थी, तुम्हारी बड़ी बहन पहले से ही सब कुछ संभाल रही, परिवार का बोझ, तुम्हें बस एक अमीर जवान औरत बनने की जरूरत, बेफिक्र जिंदगी जीना ही काफी है। धीरे धीरे मेरी दूसरी बहन ने पूरी तरह से सारी महत्वाकांक्षा खो दी, अपने दिन खाने, कुछ न करने और मरने का इंतजार करने में बिताती रही। दूसरी बहन सॉन्ग जिंगिन सबसे पहले आगे आई और उसका स्वागत किया। वो सक्रिय रूप से मेरी दूसरी बहन के कान के पास झुक गया। मैंने माँ को ये कहते सुना, तुम्हें फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन और मसालेदार चिकन फीट पसंद है। मैंने ये सब खरीद कर तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं। मैंने कोक भी खरीदी है जो तुम्हें पसंद है। ठीक है। मैंने अपनी दूसरी बहन की आंखों में आश्चर्य देखा। पिताजी घर में ये चीजें नहीं लाने देते थे। जब भी वो घर आती थी तो वे उसका सामान भी चेक करते थे, उसे ये चीजें खाने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते थे। पहले हमेशा माँ ही उसके लिए ये चीजें चुपके से लाती थी। अब ये सॉन्ग जिंगियन थी। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरी दूसरी बहन को सॉन्ग जिंगनियान से तुरंत ही बहुत लगाव हो गया था, जब तक कि उसने मेरी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। अपनी दूसरी बहन और सॉन्ग जिंगनियान को इतने करीब देखकर मैं नाराज हो गया और मन ही मन बुदबुदाया, दूसरी बहन पहले से ही इतनी मोटी है और वो अभी भी वो जंक फूड खाना चाहती है। क्या वो सचमुच जीवन भर मोटी ही रहना चाहती है? मैंने देखा कि मेरी दूसरी बहन का मांसल मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक जम गया। उसने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। 3 साल का बच्चा भी जानता है कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्या उसने कभी नहीं सोचा कि माँ और बेटा जिंगियन उसे ये चीजें खाने के लिए क्यों मजबूर करते रहते हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी दूसरी बहन ने मुझसे गुस्से में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। मेरी दूसरी बहन भी थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसने सच में मुझे मुंह खोलते नहीं देखा था। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से मेरी आवाज सुनी। शायद मुझे दूसरी बहन को नहीं बताना चाहिए। माँ ने उसे जानबूझकर एक बेकार आवारा बनाया है। मेरी दूसरी बहन की आंखों ने मुझे और भी हैरान कर दिया। मैं अपने मन में बोलता रहा, लेकिन दूसरी बहन सच में इतना जंक फूड खाएगी कि उसे इसोफेगल कैंसर हो जाएगा। जब तक वो मरेगी तब तक वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा होगी। मेरी दूसरी बहन की आंखें चौड़ी हो गईं। वो मुझे पूरी तरह से अविश्वास से देख रही थी। मैं मुड़ा और चला गया। चलते मैं सोच रहा था कि बस दूसरे को माँ और बेटे जिंगान के करीब रहने दो। वैसे भी अब जब सांग जिंगान आ गई है तो वो मुझसे प्यार नहीं करेगी। लू हाय, मेरी दूसरी बहन ने मुझे पुकारा। मैंने अपना सिर घुमाया। ओह, क्या हुआ दूसरी बहन? मेरी दूसरी बहन एक पल के लिए झिझकी, शायद एक पल के लिए, यह सोचकर कि क्या वो भ्रम में है। सांग जिंगिन के इस घर में आने से पहले मैं वो थी जिस पर हर कोई प्यार करता था। परिवार में हर कोई मुझे बिगाड़ता था, यहाँ तक कि यह विद्रोही दूसरी बहन भी कोई अपवाद नहीं थी। मैं धीरे से आगे बढ़ा। मेरी दूसरी बहन ने मुझे एक जोड़ी सीमित संस्करण के स्नीकर्स दिए। क्या आपको भी पसंद है? मैंने सिर हिलाया, लेकिन बहुत उत्साह से नहीं, और मन ही मन बुदबुदाया, वो अभी मेरे साथ बहुत अच्छी है, लेकिन जल्द ही वो केवल सॉन्ग जिंगिन के साथ ही अच्छी रहेगी। ये जूते भी सॉन्ग जिंगिन छीन लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इन्हें तुम्हारे लिए खरीदा है। मेरी दूसरी बहन ने अभी अभी अपना मुंह खोला था। सॉन्ग जिंगिन ने अचानक बीच में ही टोक दिया। वाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सुंदर स्नीकर्स कभी नहीं देखे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। मेरी दूसरी बहन ने सॉन्ग जिंगियान को थोड़ी झुंझलाहट से देखा। प्रशंसा भरे चेहरे के साथ सिंग यान ने कहा, भाई लूही बहुत भाग्यशाली है। लूही बहुत भाग्यशाली। दूसरी बहन आपके साथ बहुत अच्छी है। अगर मेरे पास बास्केटबॉल खेलते समय पहनने के लिए ऐसे ही अच्छे जूते होते तो मैं निश्चित रूप से दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। मेरे पिछले जन्म में सॉन्ग जिंगिन ने मेरी दूसरी बहन को जीतने के लिए ठीक इसी मासूम और दयनीय अभिनय का इस्तेमाल किया था। उसने उदारता से मुझसे कहा कि मैं जूते सॉन्ग जिंग को दे दूं और बाद में मुझे एक और जोड़ी खरीद कर दूंगी। विंग। लेकिन असल में सॉन्ग जिंगिन को देने के बाद मेरी दूसरी बहन ने मुझे एक और जोड़ी नहीं दिलाई। मेरे लिए उसका सारा प्यार सॉन्ग जिंगिन ने चुरा लिया। इस समय मैंने अपनी दूसरी बहन के बोलने का इंतजार नहीं किया। मैंने सीधे जूते सॉन्ग जिंगिन को दे दिए। अगर तुम्हें पसंद आए तो ले लो, मैंने मन ही मन सोचा। वैसे भी अगर मैंने उसे नहीं दिए तो दूसरी बहन मुझे उसे देने के लिए मना लेगी। मैं उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता। सॉन्ग जिंगियान अज्ञात का चेहरा खुशी से चमक उठा। सच में? धन्यवाद भाई। तभी मुझे याद आया, वो जानबूझकर जूते गंदे करने जा रहा है और फिर मुझे इसके लिए फंसाएगा, ठीक जैसे मेरे पिछले जन्म में हुआ था। मैंने जूते का डिब्बा उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही मैंने छोड़ा, जूते का डिब्बा सीधा जमीन पर गिर गया। अंदर के जूते लुढ़क कर पास के कीचड़ वाले गड्ढे में जा गिरे। उसी समय सॉन्ग जिंगनियन ने एक दुखद बल की आवाज निकाली। इतने सुंदर जूते, ये गंदे कैसे हो गए? ये वो जूते हैं जिनके बारे में मैंने बचपन से सपना देखा था। वो दुखी दिख रहा था और मुझसे सवाल कर रहा था, भाई अगर तुम मुझे ये नहीं देना चाहते थे तो भी तुम्हें ऐसा कहकर जानबूझकर इन्हें जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए था। उसने जल्दी से मेरी दूसरी बहन की ओर देखा। दूसरी बहन, कृपया उसे दोष मत दो। मुझे यकीन है कि उसका ऐसा मतलब। मैं लू हुआई को क्यों दोष दूंगा? मेरी दूसरी बहन वास्तव में भ्रमित दिख रही थी। जिस तरह से उसने सॉन्ग जिंगनियान को देखा उसमें घृणा का भाव भी था। सॉन्ग जिंगनियान थोड़ा घबरा गया था और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा था कि इस समय मेरी दूसरी बहन मुझे डांटेगी, मुझे तुच्छ कहेगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह बदले में ऐसा सवाल पूछेगी जिससे
उसके द्वारा तैयार की गई पंक्तियां उसके गले में अटक जाएंगी। तुम जूते नहीं पकड़ सके तो ये तुम्हारी गलती है। अगर किसी को दोष देना है तो वो तुम हो। मैं लू हुआई को क्यों दोष दूं? क्योंकि जब उसने मुझे वो चीजें दी थी तो उसने जानबूझकर उन्हें जमीन पर फेंक दिया था। सॉन्ग जिंगन ने विनम्रता से समझाया। मैंने जल्दबाजी में उदारता दिखाई। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। तुम उसके खिलाफ कुछ कह सकते हो। तुम्हें किसी के खिलाफ कुछ भी कहने का क्या अधिकार है? तुमने कुछ गलत किया है और न केवल तुम कोई पछतावा नहीं दिखाते बल्कि कलह भी पैदा करने की कोशिश करते हो। तुम्हारे किस तरह के दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं? मेरी दूसरी बहन जोर से चिल्लाई। सॉन्ग जिंगयान को इतनी बुरी तरह डांटा गया कि उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हें मेरे घर में किसने आने दिया? अभी बाहर निकल जाओ जहां से तुम आए हो। ये घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। ये कहते हुए मेरी दूसरी बहन सॉन्ग जिंगयान को शारीरिक रूप से घसीट कर ले जाने वाली थी। सॉन्ग जिंगयान इतना डर गया था कि वो बुरी तरह चिल्लाया। माँ मूल रूप से सॉन्ग जिंगयान को मेरी दूसरी बहन का दिल जीतने के लिए कुछ निजी जगह देना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर कमरे से बाहर रही। पापा भी कंपनी गए थे और अभी तक नहीं लौटे थे। शोर सुनकर माँ दौड़कर बाहर आए। क्या हो रहा है? लू मांगशियाओ, तुम अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ ने सख्ती से कहा। मेरी दूसरी बहन माँ पर चिल्लाई। वो मेरा भाई नहीं है, लू हुआई मेरा भाई है। जिस चीज को तुम वापस ले आई हो उसे अभी यहां से ले जाओ। क्या बकवास कर रही हो? अब जब वो हमारे घर में है तो वो इस परिवार का सदस्य है। तुम इतने बूढ़े हो गए हो फिर भी तुम इतने नासमझ हो। माँ ने डांटा। फिर सॉन्ग जिंगन को अपने पास खींच लिया। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। तुम्हारे पापा द्वारा पकड़े जाने का जोखिम उठाया बस तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदने की, और फिर भी तुम इतने कृतज्ञ हो रहे हो। जब माँ ने नाश्ते का बैग लिया तो मैंने देखा कि मेरी दूसरी बहन इतनी गुस्से में थी वो बोल नहीं पा रही थी। वो माँ पर चिल्लाना और बहस करना चाहती थी। ठीक उसी समय उसे अचानक मेरी आंतरिक आवाज फिर से सुनाई दी। दूसरी बहन, कुछ मत बोलो। मैं अभी माँ से बहस नहीं करूंगी। बहस करना बेकार है। वो सॉन्ग जिंगन को घर इसलिए लाई है ताकि हमारे घर की संपत्ति चुरा सके। दूसरी बहन को अभी से खुद को बदलने की एक कोशिश करनी चाहिए ताकि माँ को चौंका सके। मेरी दूसरी बहन स्तब्ध रह गई। वो जो कहने वाली थी वो सब मुंह में ही रह गया। उसने बस एक वाक्य कहा, वैसे भी मेरा इकलौता भाई लू हुआई है। यह कहकर मेरी दूसरी बहन मुझे खींच कर ले गई। माँ और बेटा जिंगन एक दूसरे को हैरान परेशान देख रहे थे। उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उन्होंने बहुत सोचा लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हमारा पूरा परिवार अचानक इतना होशियार कैसे हो गया। वो हमें अब और बेवकूफ क्यों नहीं बना सकते? मेरी दूसरी बहन के कमरे में आकर उसने गुस्से में सॉन्ग जिंगन के बनाए हुए स्नैक्स का पूरा बैग फेंक दिया। जैसे उसे कुछ और याद आ गया हो, उसने अपने फोन से सारे गेम भी अनइंस्टॉल कर दिए। इतना सब करने के बाद उसने अचानक मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, सच में लू है क्या मैंने तुम्हें पहले बहुत निराश किया था? क्या था? मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाकर उसे प्रोत्साहित किया। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि दूसरी बहन सबसे अच्छी है। मेरे मन में मैं ये जोड़ना नहीं भूली, दूसरी बहन को माँ ने धोखा दिया था। बस मुझे पता है कि वो बहुत होशियार है। वो निश्चित रूप से भविष्य में बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति बनेगी। मेरी दूसरी बहन मुस्कुराई, थोड़ी छुई मुई सी दिख रही थी। उसने कहा, लुई दूसरी बहन अब से एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेगी। मैं वादा करती हूं कि मैं भविष्य में किसी को भी तुम्हें धमकाने नहीं दूंगी। ठीक है? मुझे तुम पर विश्वास है दूसरी बहन। मैंने जोर से सिर हिलाया। घर आने के बाद मेरी दूसरी बहन ने सबसे पहले अस्पताल जाकर अपना पूरा चेकअप कराया। फिर उसने एक निजी प्रशिक्षक को काम पर रखा और वजन घटाने की योजना बनाई। वजन कम करने के अलावा मेरी दूसरी बहन ने फिर से अपनी किताबें पढ़ी। उसने एक ट्यूटर रखा और प्राथमिक विद्यालय स्तर की हर चीज को फिर से सीखना शुरू कर दिया। उसने अपना पूरा शीतकालीन अवकाश पढ़ाई और वजन कम करने में बिताया, जिससे माँ और बेटा जिंगनियान पूरी तरह से अचंभित रह गए। जाहिर है कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। ऐसा क्यों था कि जब से जिंगनियान इस घर में आई, पापा और मेरी दूसरी बहन दोनों बदल गए थे। पापा शुरू में कंपनी में नहीं जाते थे और सब कुछ माँ के जिम्मे छोड़ देते थे। माँ कंपनी में सबको अपने पक्ष में करने और असली नियंत्रण पाने से बस थोड़ी दूर थी, बस थोड़ी दूर। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जैसे ही पापा कंपनी में आए, शेयर होल्डर और एग्जीक्यूटिव जो पहले से ही झिझक रहे थे, उन्होंने माँ को कोई भाव नहीं दिया। माँ इतनी गुस्से में थी कि उसे खून के थक्के लग रहे थे। मैंने उसे फिर से सॉन्ग जिंगन से चुपके से बात करते हुए सुना। इस बार उसके मन में उसके प्रति कुछ नाराजगी साफ झलक रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यहाँ आओ और इस परिवार को अपने पक्ष में करो? तुमने सब कुछ क्यों बिगाड़ दिया? ये मेरी योजना से बहुत दूर होता जा रहा है। मैं तुम्हारे पापा को यहाँ कैसे ला सकती हूँ ताकि वे इस तरह एक अच्छी जिंदगी जी सके? माँ की आवाज में नाराजगी भरी थी। मुझे भी नहीं पता, मैंने वो सब किया जो तुमने मुझे सिखाया था, लेकिन उनमें से कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। सॉन्ग जिंगन इतना दुखी था कि वो रोने लगा। माँ को भी नहीं पता था कि कहाँ गड़बड़ हो गई। वो थोड़ी चिड़चिड़ी थी और उसने सीधा एक आखिरी जुआ खेलने का फैसला किया। तुम्हारी बड़ी बहन नए साल में घर आने वाली है। वो मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। तुम्हें उसे अपना सबसे ज्यादा आभारी बनाना होगा। अब औरों की चिंता मत करो, वे सब वैसे भी बेकार हैं। तुम्हारी बड़ी बहन इस परिवार की एकमात्र वारिस है। हाँ, इस बार मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मैं बड़ी बहन को अपने जैसा जरूर बनाऊंगा, जिंगन ने वादा किया।
शायद वो हार मानने को भी तैयार नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि वो हर चीज में मुझसे बेहतर है, लोगों के भाव पढ़ने में बेहतर है, खुद को पेश करने में बेहतर है। वो पूरे परिवार का स्नेह कैसे नहीं जीत सकता। पिछले जन्म में जब माँ ने मुझे छत से फेंक दिया था तो उसने मेरा मजाक भी उड़ाया था, ये कहते हुए कि मुझे पूरी तरह से हारने के लिए बस एक उंगली की जरूरत है। उस साल जब मैं गलती से छत से गिर गया और मौके पर ही मर गया तो मेरे पिताजी और मेरी दो बहनें वास्तव में बहुत दुखी थीं, बहुत दुखी थीं। बस कुछ ही समय बाद वे सोंग जिंगिन के मीठे शब्दों से मोहित हो गए और उसके कुछ देर बाद ही माँ और बेटे जिंगिन ने उन सबको खत्म कर दिया। अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद करके मैं दांत पीसता हूँ। इस बार माँ और जिंग नियान को अपना बदला चुकाना है। नए साल से एक हफ्ते पहले मेरी बड़ी बहन लू वॉन्किंग विदेश से वापस आई थी, जहां वो ठीक हो रही थी। आधे साल पहले मेरी बहन की कार का ब्रेक अचानक खराब हो गया, जिससे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। मैं और पापा विदेश यात्रा पर थे और मेरी छोटी बहन घर पर गेम खेल रही थी। माँ सबसे पहले मेरी बड़ी बहन के पास गई। मैंने सुना कि उस समय भारी बारिश हो रही थी, सड़कें धंस गई थीं और एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकती थी। माँ ने मेरी बहन को अपनी पीठ पर लादकर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर एम्बुलेंस में बिठाया। राहगीरों ने इस पूरी प्रक्रिया की तस्वीरें भी खींची। हर कोई माँ के प्यार की तारीफ कर रहा था। हमारे पूरे परिवार के मन में भी माँ के लिए गहरा लगाव था। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह हादसा माँ के किसी किराएदार ने करवाया था। मेरी बड़ी बहन परिवार की उत्तराधिकारी थी, इसलिए माँ चाहती थी कि वो जल्द से जल्द मर जाए। अगर मेरी बड़ी बहन मर जाती और मेरी छोटी बहन बेकार हो जाती तो मैं अकेली बच जाती। माँ की नजरों में मैं बहुत ही आसान थी। उसे बस मेरी जगह सोंगजिंग नियान को घर लाना था। हाँ, इस तरह अंततः इस परिवार की संपत्ति उसके और उसके बेटे की जेब में चली जाती। लेकिन अप्रत्याशित रूप से दुर्घटना के बाद मेरी बहन की मौके पर ही मृत्यु नहीं हुई। माँ को शुरू में उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन राहगीरों द्वारा उसकी तस्वीरें खींचे जाने के परिणाम स्वरूप उसके पास ये कड़वा नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरी बड़ी बहन को आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वो आखिरकार बच गई, लेकिन उसके पैर अपंग हो गए थे। माँ ने मेरी बड़ी बहन को आगे के उपचार के लिए विदेश जाने का सुझाव दिया। उसने कहा कि विदेश में चिकित्सा उपकरण अधिक उन्नत हैं और मेरी बड़ी बहन को जल्दी ठीक होने में मदद करेंगे। उसने मेरी बड़ी बहन को सबसे अच्छे निजी अस्पताल से संपर्क करने में भी सक्रिय रूप से मदद की। परिणाम अनुमानित था। आधा साल बीत गया, मेरी बड़ी बहन के पैरों में कोई सुधार नहीं हुआ। बड़ी बहन, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। सोंगजिंग नियान मेरी बड़ी बहन के पास दौड़कर आया और तितली की तरह मुस्कुराया और तितली की तरह उसने कहा, मैं हमेशा माँ को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुनता था कि तुम परिपक्व, स्थिर, सुंदर और खुले विचारों वाली हो। सच में इसके बारे में 100 बार सुनना भी एक बार देखने से बेहतर नहीं है। तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा जवान और सुंदर हो। अपने अपंग पैरों के कारण मेरी बड़ी बहन बहुत असुरक्षित हो गई थी, यहाँ तक कि थोड़ी एकांत प्रिय भी। एक समय था जब मैं और पिताजी अक्सर उससे मिलने विदेश जाते थे, लेकिन वो हमेशा हमें बाहर निकाल देती। वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, वो केवल माँ से मिलती थी। अंत में हमने उससे मिलने की हिम्मत भी नहीं की। अब से जिंगयान अज्ञात रहत के सक्रिय दृष्टिकोण ने स्पष्ट रूप से मेरी बड़ी बहन को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन वो उसके उत्साह का विरोध करने में असमर्थ थी। उससे मिलकर उसकी आंखें खुशी से भर गईं। बड़ी बहन, तुम इतने दिनों से हवाई जहाज में हो, क्या तुम थक गई हो? ठीक है, मैं तुम्हारी पीठ की मालिश कर देता। ये कहकर वो उत्सुकता से मेरी बड़ी बहन की पीठ की मालिश करने लगा और लगातार पूछता रहा कि क्या वो सहज है। मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, इसलिए मैं विशेष रूप से मालिश सीखने गया था। शिक्षिका ने मुझे रक्त संचार बढ़ाने के लिए पैरों की मालिश करना भी सिखाया। अब जब तुम वापस आ गई हो तो मैं तुम्हारी प्रतिदिन मालिश कर। मैंने अपनी बड़ी बहन को थोड़ा शर्माते हुए देखा, लेकिन अंततः उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस बार मेरे मन में कोई विचार नहीं था, बस सोंगजिंग को आत्मसंतुष्ट रहने दिया। एक महान कहावत है, आप जितना ऊंचा चढ़ते हैं आप उतना ही कठिन गिरते हैं। अगर मैं उन्हें थोड़ी मिठास का स्वाद नहीं चखने दूंगा तो मैं अंत में उन्हें एक मृत अंत में कैसे ले जाऊंगा। उसके बाद से जिंगयान ने मेरी बड़ी बहन को जल्दी से जीत लिया। शुरू में वह अभी भी खुद के बारे में थोड़ा असुरक्षित था, लेकिन जब से उसे मेरी बड़ी बहन ने स्वीकार किया, वो मोर की तरह अपनी पूंछ फैलाए घूमता था घर में और भी अधिक जीवंत हो गया। घर में माँ को भी बहुत राहत मिली। वो वह बेटा जिसे उसने इतने सालों तक कड़ी मेहनत से पाला था, वो बिल्कुल बेकार कैसे हो सकता है? मेरी तुलना में वो कैसे कमतर हो सकता है? इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी चालें चलनी शुरू कर दी। नए साल से 2 दिन पहले सोंगजिंग नियान का 15वां जन्मदिन मनाया जाना था। माँ ने तुरंत जिम्मेदारी ली और घर पर सोंगजिंग नियान के जन्मदिन की एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें हमारे सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया, जो आधिकारिक तौर पर उनका परिचय कराने के समान था। पिताजी सहमत नहीं थे। इस समय उनके मन में सोंगजिंग नियान के प्रति बिल्कुल भी सद्भावना नहीं थी, बल्कि उन्हें बहुत अधिक घृणा महसूस हो रही थी। आखिरकार कोई भी अपनी पत्नी के नाजायज बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं होता है। इतिहास में छिपे सांप को सतर्क न करने के लिए पिताजी ने सब सह लिया, लेकिन इस बार पिताजी ने सोंगजिंग नियान के जन्मदिन की तैयारी में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। पूरी तरह से मां पर छोड़ दिया, आंखों से दूर, मन से दूर। मां निश्चित रूप से जन्मदिन की पारी में
उसने अपना पूरा दिल और आत्मा इस जन्मदिन की पार्टी में लगा दी। सॉन्ग जिंगिन के जन्मदिन के दिन घर पर बहुत से लोग आए। माँ ने हमारे सभी खास रिश्तेदारों और दोस्तों को सॉन्ग जिंगिन के जन्मदिन पर बुलाया था। घर में बहुत रौनक थी। सॉन्ग जिंगनियान ने सफेद सूट पहन रखा था और माँ के साथ साथ चल रही थी। माँ उत्साह से सॉन्ग जिंगिन का परिचय सबसे करवाती रही। पिताजी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने व्यस्त होने का बहाना बनाया और अपने कमरे में चले गए। मेरी दूसरी बहन नीचे नहीं आई। उसने बहाना बनाया कि उसे पढ़ाई करनी है। सिर्फ मेरी बड़ी बहन आई। एक दुर्घटना के बाद से, जिससे उसके पैर अपंग हो गए थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी पार्टी में नहीं गया था सॉन्ग जिंगिन के लिए मुख्य हॉल में आया। सॉन्ग जिंगनियान माँ के साथ एक चक्कर लगाकर मेरे सामने आ गया। मैं उस समय मिठाई वाले हिस्से में अकेला खाना खा रहा था। उसने हंसते हुए कहा, लुहाई, मैंने जो सूट पहना है वो बड़ी बहन ने मुझे तोहफे में दिया है। मैंने सुना है कि ये बहुत महंगा है। मुझे ये बहुत पसंद है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? सॉन्ग जिंगान ने जानबूझकर मेरे सामने कुछ बार घूमकर दिखावा किया। मेरे पिछले जन्म में भी ऐसा। उसने इस तरीके से मेरे अंदर अपनी नफरत जगाई और फिर खुद को एक कमजोर असहाय शिकार की तरह दिखाया। उस समय मैं वास्तव में उसकी चाल में आ गई और उसके साथ जमकर बहस की, जिससे पूरे परिवार और यहां तक कि जन्मदिन की पार्टी में आए सभी लोगों ने मेरी आलोचना की। इस बार मैं उसकी परवाह नहीं कर सकती थी। मैंने बस लापरवाही से कहा, ये वास्तव में सुंदर है। ये तुम पर बहुत जच रहा है। क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो? सॉन्ग जिंगान ने ये देखकर कि मैं प्रलोभन में नहीं आई, मुझ पर चुटकी लेना जारी रखा। मुझ पर चुटकी लेना। मैंने उदारता से कहा, तुम्हें जलन नहीं हो रही है? बड़ी बहन ने पहले भी मेरे लिए बहुत सारे अच्छे सूट खरीदे हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए उसने तुम्हें खरीदा। इसमें जलन की क्या बात है? मुझे लगा कि तुम परेशान हो जाओ। मैंने सुना है कि तुम पिछले कुछ दिनों से बड़ी बहन से सबसे ज्यादा चिपके रहते हो। बड़ी बहन चाहती थी कि मैं इस परिवार में बेहतर तरीके से घुल मिल जाऊं, इसलिए वो मेरे साथ काफी समय बिताती है। मुझे चिंता थी कि तुम परेशान हो जाओगे। अच्छा हुआ तुम परेशान नहीं। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम बड़ी बहन पर इतना भरोसा नहीं करते। इस समय मेरी बड़ी बहन का व्हीलचेयर पलट गया। मुझे नहीं पता कि सॉन्ग जिंगनियान पिछले कुछ दिनों से मेरी बड़ी बहन से क्या कह रहा था। फिर भी मेरी बड़ी बहन ने सॉन्ग जिंगियन की रक्षा करने की इच्छा विकसित कर ली थी। हमें अकेले में देखकर उसे डर था कि मैं उसे परेशान करूंगा, इसलिए वो सक्रिय रूप से मेरे पास आ गई। सॉन्ग जिंगियन ने उसे देखा था। उसने जानबूझकर मेरी बड़ी बहन को ये बात सुनाई। वह मेरी बड़ी बहन को यह बताना चाहता था कि उसके लिए मेरी भावनाएं उतनी गहरी नहीं है जितनी उसकी हैं। क्या माँ ने नहीं कहा था कि तुम अभी इस घर में आए हो, इसलिए हर किसी को तुम्हारा अतिरिक्त ख्याल रखना चाहिए? क्या मुझे अपनी किस्मत को परखना चाहिए और तुम्हारी तरह अधिकार जताना चाहिए? हमेशा बड़ी बहन को अपने पास रखना चाहता हूँ। मैंने उलझन में चेहरा बनाकर उससे पूछा। जिंगिन मेरी बातों से थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन बस एक पल के लिए। इसके तुरंत बाद वो तुरंत मोटी चमड़ी वाला हो गया और मुझ पर आरोप लगाने लगा। क्या तुम मुझे बड़ी बहन को छुड़ाने का आरोप लगा रहे हो? लेकिन तुमने तो साफ तौर पर कहा था कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है। बोलते हुए उसने गहरी नाराजगी जताई। जो कोई भी नहीं जानता वो यही सोचेगा कि मैंने उसके साथ कुछ किया है। मेरी बड़ी बहन सॉन्ग जिंगनियान को इतना दुखी देखकर अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर दी। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, सॉन्ग जिंगनियान ने दयनीय ढंग से कहा। मैं आपसे अपनी सीमाओं का जरूर ध्यान रखूंगा। लुहाई, कृपया नाराज मत हो, ठीक है? मैं इस घर में सबके साथ रहने आया था, चीजों को बर्बाद करने नहीं। दूसरी बार ये सुनकर भी मैं ऐसे बिना नहीं रह सका। सॉन्ग जिंगियन को ऐसी बात कहने के लिए कितनी मोटी चमड़ी की जरूरत है कि जैसे ही मेरी बड़ी बहन ने अपना सिर घुमाया, उसने तुरंत अपना पैर छिपा लिया, फिर अपनी पैंट के फटे हिस्से को ढक लिया, जिससे उसकी जांघ का कुछ हिस्सा दिख रहा था। वो पूरी तरह से हताश दिख रहा था। वो मुझसे जोर से सवाल किए बिना नहीं रह सका। लू हुआई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे और सेजिंग के बीच अभी अभी हुई छोटी सी अनबन को सिर्फ मेरी बड़ी बहन और शायद माँ ने ही देखा था। माँ ने आज रात के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी। जैसे ही सुन जिंगियन ने ये चिल्लाया, हॉल हर कोई देखने के लिए तैयार हो गया। सॉन्ग जिंगियन और भी ज्यादा हताश दिख रहा था, बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से अपना सूट जैकेट उतारकर सॉन्ग जिंगियन को दे दिया। सॉन्ग जिंगियन ने उसे दुखी होकर अपनी कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। वो एक डरे हुए छोटे हिरण की तरह दिख रहा था, जिससे लोगों को उस पर दया आ गई। क्या हो रहा है? इस समय माँ वहां आई। इतने सारे लोगों के सामने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आइजिंग कांप रही थी। लू वॉन्किंग, वास्तव में क्या हुआ? माँ ने मेरी बड़ी बहन से पूछा। मेरी बड़ी बहन ने मुझे जरा भी इज्जत न देते हुए सीधे सीधे मुझ पर सारा इल्जाम मढ़ दिया। लू हुआई ने जिंगियन की पैंट फाड़ दी। लू हुआई, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आज उसका जन्मदिन है। क्या तुम एक बार के लिए अपनी ईर्ष्या को एक तरफ नहीं रख सकते? पिछले 15 सालों से उसका कभी ठीक से जन्मदिन नहीं मनाया गया। तो फिर माँ हर साल किसके साथ जन्मदिन मनाती थी? एक कुत्ते के साथ। इस समय हॉल में काना फूसी फैलने लगी। लू हुआई वाकई बिगड़ैल है। वो इस तरह से सार्वजनिक रूप से सॉन्ग जिंगियन को अपमानित कैसे कर सकता है? वैसे भी सॉन्ग जिंगियन इस घर में आ गया है, इसलिए वो अब उनके परिवार का एक बेटा है। लू हुआई इतना घमंडी कैसे हो सकता है?
मैंने सुना है कि सॉन्गजिंग का जीवन बहुत कठिन रहा है। हर कोई मेरी आलोचना करने लगा। मैंने माँ और सॉन्गजिंग की आंगुरों में एक छिपी हुई आत्मसंतुष्टि देखी। की उन्हें लगा कि उनकी दुष्ट योजना सफल होने वाली है। मैं बड़ी बहन से शांति से बात करने लगा। अब मैं उसे कैसे भी समझाऊं, पर उसका कोई फायदा नहीं है ना? मेरी सबसे प्यारी बड़ी बहन को भी लगता है कि मैंने जानबूझकर सॉन्गजिंग की नक्की पैंट पर पैर रखा है। मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन थोड़ी अकड़ गई। वो स्पष्ट रूप से थोड़ी भ्रमित थी। उसने मुझे बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी मेरी आवाज सुनी। मैं बोलता रहा। वास्तव में अगर मुझ पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वास्तव में नहीं चाहता कि माँ हर बात पर बड़ी बहन को अंधेरे में रखे। अगर बड़ी बहन को पता चलता कि उसके पैर इसलिए अपंग हैं क्योंकि माँ ने उसे कुचलने के लिए किसी को काम पर रखा है, तो क्या वो टूट जाएगी? वो माँ से बहुत प्यार करती है। मैं नहीं चाहता कि बड़ी बहन का दिल टूटे। मेरी बड़ी बहन अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी। मैंने देखा कि उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसके हाथ व्हीलचेयर के किनारों को कसकर पकड़ रहे थे। वो गुस्से से कांप रही थी। सॉन्गजिंग नियान उसके बहुत करीब खड़ा था। उसने तुरंत उसके भावनात्मक बदलाव को महसूस किया। उसके होठों के एक कोनों पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि मेरी बड़ी बहन को मुझ पर गुस्सा आ रहा है। सॉन्गजांग यान को शायद लगा कि अब समय आ गया है और उसने तुरंत बोल दिया, लूहू, अगर तुम मुझे इतना ही नापसंद करते हो तो मैं इस घर को छोड़कर इस घर में आकर इस खुशी के महीने का आनंद ले सकता हूं जहां मेरे पिता, माँ, बहनें और एक छोटा भाई है और एक छोटा भाई। मैं पहले से ही बहुत खुश हूं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता और मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। लूहुआई, अगर तुम दुखी हो तो चाहे मुझे ये घर कितना भी पसंद क्यों ना हो, मुझे भी खुशी नहीं होगी। सॉन्गजिंग के ये दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर हर कोई भावुक हो गया। घर के सभी रिश्तेदार और दोस्त उसकी तरफ से एक के बाद एक मेरी आलोचना करने लगे। इतने सारे लोगों को अपने साथ देखकर सॉन्गजिंग का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने कहा, सभी लोग कृपया लूहुआई के लिए अब और मुश्किलें मत खड़ी करो और मुश्किलें मत खड़ी। मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में मेरे होने से दुखी हो। वो एक पल के लिए रुका और थोड़ा दुखी दिख रहा था। उसने कहा, आखिरकार मुझे गोद लिया गया था। मैं पहले से ही इस परिवार का नहीं था। हर कोई कृपया लूहुआई को डांटना बंद करो। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है तो मुझे यहां से चलो। मैं तुम्हें घर ले आया हूं तो तुम इस परिवार का हिस्सा हो। मां ने दृढ़ता से सॉन्गजिंग की ही धुन गाते हुए कहा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस घर का हो। सॉन्गजिंग ने दर्द से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने इस परिवार में कभी कोई योगदान नहीं दिया। तुम इतनी असुरक्षित कैसे हो सकती हो? मां ने लाचार होकर कहा, मां कृपया मुझे आज रात अनाथालय वापस ले चलो। मैं वास्तव में वहीं की हूँ। मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना होगा कि हमारे घर में तुम्हारा कोई स्थान है, कि यहाँ तुम्हारा कोई रुतबा है? मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हें लगे कि हमारा पूरा परिवार तुम्हारा स्वागत करता है? अम्मा बहुत चिंतित दिख रही थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो कितनी बेसब्री से चाहती थी कि वो यहाँ रहे, लेकिन कोई बेहतर रास्ता नहीं सूझ रहा था। गर्म तवे पर पड़ी चींटी की तरह चिंतित। अगर मैंने पहले एक बार ये अनुभव न किया होता तो मैं सचमुच उसके हाथों बेवकूफ बन जाती। ये एक बेकार बात है कि माँ एक पुरस्कार विजेता अभिनेत्री नहीं बन पाई। 10 साल से भी ज्यादा समय से हमारे लोग परिवार में उसका अभिनय बिल्कुल बेदाग रहा है। माँ वास्तव में मेरी जैविक माँ नहीं है। जब मैं 1 साल से भी कम उम्र का था तब मेरी जैविक माँ की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। माँ पिताजी की कंपनी में बस एक छोटे स्तर की मैनेजर थी। जब उन्हें पता चला कि पिताजी एक विधुर हैं तो उन्होंने उनका जमकर पीछा करना शुरू कर दिया। कि पापा ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मेरी जैविक माँ के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो उसकी चालों का सामना नहीं कर सके। माँ ने मुझ पर और मेरी दोनों बहनों पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी कि मेरी बहनें, पापा और मैं हम सब उसके इरादों को गलत समझ लेते थे। जब मैं 3 साल का था मुझे बहुत तेज बुखार हुआ। मेरी जैविक माँ की मृत्यु के बाद पापा को अकेले ही कंपनी चलानी पड़ी। उस दिन कंपनी में इमरजेंसी आ गई और वो जा नहीं सके। उस रात माँ ने ही मुझे अस्पताल पहुंचाने की पेशकश की। जब पापा अपना काम खत्म करके अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माँ मुझे गोद में लेकर अस्पताल के बिस्तर पर सो रही हैं। पूरे 2 साल तक पापा को माँ का प्यार नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार, जिनमें मेरी जैविक माँ के लोग भी शामिल थे, सबने उन्हें माँ को स्वीकार करने की सलाह। आखिरकार पापा ने अपनी चिंता छोड़ दी, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। जब उनकी शादी हुई तो माँ ने सबके सामने कसम खाई कि वो जीवन भर पापा से प्यार करेंगी, मेरा और मेरी बहनों का ख्याल रखेंगी और कहा कि वो जीवन भर हम तीनों को ही अपने बच्चों के रूप में रखेंगी, अपने बच्चों के रूप में। माँ 10 साल से ज्यादा समय तक अपनी बात पर कायम रही। उन्हें कोई और बच्चा नहीं हुआ। एक समय था जब पिताजी के मन में माँ से बच्चा पैदा करने का विचार आया, क्योंकि वे उन्हें अपने खून पसीने के साथ छोड़ना चाहते थे। लेकिन माँ ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम तीनों बच्चे उनके खून पसीने हैं और वे बहुत संतुष्ट थीं। उन्हें इतना दृढ़ देखकर पिताजी ने इस मुद्दे पर और जोर नहीं दिया, लेकिन माँ के लिए उनकी भावनाएं दिन ब दिन गहरी होती गईं। बाद में मैं और मेरी दोनों बहनें उन्हें माँ कहने लगी। बाहर वालों की नजरों में माँ वफादार और महान थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह सब उनकी दुष्ट साजिश थी।
उनके पिताजी से कोई बच्चा नहीं था क्योंकि उनके बचपन के प्रेमी से पहले ही एक बेटा था। वे बच्चे की वजह से पिताजी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, पर शुरू से ही वे मेरे परिवार को तबाह करना चाहती थी। मेरे पिछले जन्म में वे कामयाब भी हो गईं। उन्होंने पिताजी का साथ छीन लिया, उन्हें एक इमारत से कूदने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मेरी अपंग बड़ी बहन को विदेश में अकेले छोड़ दिया। उन्होंने मेरी दूसरी बहन को बीमारी से तड़प तड़प कर मरते देखा और उन्होंने खुद भी ऐसा किया, मुझे छत से धक्का देकर गिरा दिया जिससे मेरी मौत हो। इस समय हॉल में मौजूद किसी ने अचानक चिल्लाया, क्या ये बहुत आसान नहीं है? चिंगियान इस घर में सुरक्षित महसूस नहीं करता है, इसलिए उसे सुरक्षा का एहसास दिलाएं। उसे लू ग्रुप में शेयर दें। एक बार उसके पास शेयर हो जाने के बाद कौन कह सकता है कि वो लू परिवार का सदस्य नहीं है? अभी बोलने वाले व्यक्ति को माँ ने पहले ही रिश्वत दे दी थी। मैं उन्हें नहीं ले सकता, मैं उन्हें नहीं लूंगा। सॉन्ग जिंगियन ने तुरंत मना कर दिया, एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जो समझ और दुख दोनों थी। मेरे पिछले जन्म में ये शेयर पिताजी ने दिए थे। पिताजी ने सॉन्ग जिंगियन पर दया करके उसे 10% शेयर दिए थे और उस समय पिताजी के हाथ में केवल 30% थे। सॉन्ग जिंगियन को देने के बाद उनके पास केवल 20% बचा था। छह शेयरों में से 20% मेरी बड़ी बहन के हाथ में थे, 20% माँ के हाथ में थे और 30% बाहरी शेयरधारकों के बीच बिखरे हुए थे। माँ ने अपने हाथों में 20% और से जिंगियन के हाथों में 10% का इस्तेमाल किया और फिर चुपके से दूसरे शेयरधारकों से कुछ शेयर खरीद लिए और मेरी बहन को लू ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर बनने के लिए 10% देने पर मजबूर करने की योजना बनाई। इस बार पिताजी यहाँ नहीं थे। मैंने देखा कि माँ ने मेरी बड़ी बहन पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। उसने हंस मैथुन करते हुए कहा, मैंने तुमसे कभी किसी चीज के लिए भीख नहीं। तुम ये भी जानते हो कि मेरे हाथों में शेयर इसलिए हैं ताकि मैं कंपनी में बेहतर स्थिति में रह सकूं और तुम्हारे पिताजी के काम का बोझ साझा कर सकूं। अभी तुम अस्थायी रूप से ठीक हो रहे हो और काम नहीं कर रहे हो। पहले जिंगियन को 10% दे दो, मैं बाद में तुम्हारे लिए इसे बना कोई तरीका ढूंढूं। उसने इतनी सहजता से कहा जैसे ये स्वाभाविक बात हो। उसने नहीं सोचा था कि मेरी बहन उसे मना कर देगी। वो उसे कैसे मना कर सकती थी? अभी अभी मेरी बड़ी बहन ने सॉन्ग जिंगियन को बचाने के लिए मुझे अपमानित किया। सॉन्ग जिंगियन को शेयर देना मेरे लिए सबसे बड़ा सबक होगा। उसने सोचा कि मेरी बड़ी बहन मना नहीं कर सकती, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि पिताजी और मेरी छोटी बहन नीचे आ गए थे। अंकल वो उन्हें रिपोर्ट करने गए होंगे। पिताजी और मेरी छोटी बहन को डर था कि मुझे नुकसान होगा, इसलिए वे जल्दी से नीचे भागे। तो इस सटीक समय पर पूरे परिवार ने मेरी आंतरिक आवाज सुनी। अगर बड़ी बहन सॉन्ग जिंग को शेयर देती है तो माँ हमारे परिवार की संपत्ति को चुराने के एक कदम और करीब होगी। दरअसल बड़ी बहन के पैर लाइलाज नहीं है, बस माँ ने कभी उसके इलाज की परवाह नहीं की। विदेश में डॉक्टरों को जानबूझकर उसने ही चुना था। मैं बहुत दुविधा में हूं। अगर उन्हें पता चलता कि माँ ने ये सब सिर्फ शादी कर सके तो क्या वो अपने बचपन के प्यार से शादी कर सके तो क्या ये परिवार पूरी तरह से अलग? मैंने देखा कि पूरे परिवार का माँ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। मेरी बड़ी बहन बहुत गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था कि वो आग में जल जाएगी। इस समय सॉन्ग जिंगियन अभी भी जानबूझकर बड़ी बहन के सामने नाटक कर रहा था। माँ, मैं उन्हें नहीं लूंगा। मैं बड़ी बहन का हिस्सा कैसे ले सकता हूं? बड़ी बहन, माँ की बात मत सुनो, मैं इतना अनुचित नहीं हो सकता। ये कहते उसने मेरी बड़ी बहन का हाथ पकड़ने के लिए आगे आगे बढ़ा। नतीजतन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मेरी बड़ी बहन ने उसे जोर से धक्का दिया और वह दयनीय रूप से जमीन पर गिर गया, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। यहां तक कि सॉन्ग जिंग भी इतना हैरान था कि वो दर्द से चिल्लाना भूल गया। माँ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा। लू वॉन्किंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम जिंगियन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुमने गलत दवा ली है? मेरी बड़ी बहन ने माँ को ऐसे देखा जैसे वो उसे 100 टुकड़ों में काट देना चाहती हो। मैंने जल्दी से अपनी बड़ी बहन को रोका और सोचा, बड़ी बहन के पास अभी माँ पर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं है। कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। वो सबको ये सोचने पर मजबूर कर देगी हमारा परिवार सॉन्ग जिंगियन को परेशान कर रहा है। सिर्फ माँ की वजह से हमारे परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो रही है और सॉन्ग जिंगियन इसके लायक नहीं है। घर में सुरक्षा कैमरे लगे, हमें बस फुटेज चेक करने की जरूरत है ताकि पता चल सके कि सॉन्ग जिंगियन मुझे फंसा रहा है या नहीं। मैंने देखा कि मेरी बहन खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। माँ अभी भी डांट रही थी और कह रही थी कि दुर्घटना के बाद मेरी बड़ी बहन का स्वभाव बदल गया है। बाकी लोगों को भी लगा कि माँ सही कह रही है और उन्होंने उसका साथ दिया। फिर मेरी बड़ी बहन ने वो अंकल को हॉल की अभी अभी की सुरक्षा फुटेज लाने को कहा। जैसे ही सैन जिंगन ने सुरक्षा फुटेज सुनी, वो घबरा गया। उसने जल्दी से माँ की तरफ देखा। माँ भी थोड़ी घबराई हुई थी। उसने कहा, क्यों, क्या आप सिक्योरिटी फुटेज निकाल रहे हैं? मेरी बड़ी बहन ने उसे अनदेखा कर दिया। माँ गुस्से से चिल्लाई। मैंने कहा, कैमरा चेक मत करो, इस घर में फैसले में ही। पिताजी ने अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, जिससे दोनों स्तब्ध रह गए। फुटेज निकालो। सॉन्ग जिंगियन ने देखा कि स्थिति संभालने लायक नहीं है। वो तुरंत खड़ा हो गया। अगर बड़ी बहन और पूरा परिवार मेरा स्वागत नहीं करता है तो मैं चला जाऊंगा। मेरे भाई की बेगुनाही साबित होने से पहले मैं चली जाऊंगी, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, मेरी बड़ी बहन चिल्लाई। हालांकि उसके पैर अब अपंग हो गए थे, फिर भी वो पिताजी द्वारा व्यक्तिगत रूप से संवर्धित हवा थी। उसकी आभा किसी भी तरह से पिताजी से कम नहीं थी।
बस उस दुर्घटना ने उसे अस्थायी रूप से उदास कर दिया था। सॉन्ग जिंग नियान की अब और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मां ने कई बार अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन अंततः चुप रहना पड़ा। फुटेज निकाला गया। हर किसी ने इसे दिन की तरह साफ देखा। सॉन्ग जिंग ने जानबूझकर अपनी पैंट फाड़ी थी और फिर मुझे फंसाते हुए पीड़ित की भूमिका निभाई थी। स्थिति तुरंत उलट गई। भले ही जिंगिन को अभी हर किसी ने मौत के लिए श्राप न दिया हो, फिर भी उसकी चमड़ी कितनी भी मोटी क्यों न हो, वो फिर भी अविश्वसनीय रूप से अपमानित महसूस करेगा। उसे ले जाओ। पिताजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं उसका चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। नहीं, मैं नहीं जा रहा। सॉन्ग जिंगिन ये सुनकर कि उसे जाना है, पूरी तरह से टूट गया। वो अभी इस आलीशान घर में रहने आया था, अभी अभी आया। लू परिवार के एक युवा स्वामी की हैसियत वो जाने को सहन नहीं कर सकता था। नहीं, वो जाने को तैयार था। यह तो बताना ही होगा कि इतने सालों से मां को भेद खुलने का डर था, इसलिए उसने जिंगियन और उसके पिता के लिए बहुत अधिक व्यवस्था करने की हिम्मत नहीं की। हमारे घर में सॉन्ग जिंगियन को जो सुख मिला वो उस समय से बिल्कुल अलग था जब वो अपने पिता के साथ रहता था। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा पिताजी, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। सॉन्ग जिंगियन बुरी तरह रोया। अगर सभी ने उसके असली रंग पहले ही नहीं देख लिए होते तो वे फिर से उसके द्वारा मूर्ख बनाए जा सकते थे। पिताजी ने उसे एक नजर भी नहीं दी। उसे ले जाओ, उसे इस घर को गंदा मत करने दो। मां जिंगियन ने फिर से मां से विनती की। मां बेशक मूर्ख नहीं थी। वो जानती थी कि सॉन्ग जिंगियन अब बेकार हो गया है, इसलिए उसने तुरंत उसके साथ सभी संबंध तोड़ लिए। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के इंसान हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें अभी ले जाऊंगी। ये कहते हुए वो पिताजी की ओर मुड़ी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अच्छे होंगे अभिनेता। मैं उसे तुरंत ले जाऊंगा, कृपया गुस्सा मत करो। पिताजी धीरे से हंसे। मां को अब देखना किसी नाचते हुए जोकर को देखने से अलग नहीं था। अमोफोर्ड सारा के पिताजी उस समय बस गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सॉन्ग जिंगियन को तुरंत ले गईं। हालांकि मां अपने बचपन के प्यार और इस अन्यथा वो पैसे के लिए अपने पति और बच्चे को नहीं छोड़ती, इसलिए इस बार सॉन्ग जिंग को बाहर निकालने के बाद उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। मां निश्चित रूप से सारा दोष उस पर मढ़ देगी। बेशक मेरे परिवार के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि मां को कुछ भी न दिया जाए और उसे वो प्रतिशोध का सामना करना पड़े जिसकी वो हकदार थी। सॉन्ग जिंग को ले जाने के बाद मां ने सभी मेहमानों के सामने इससे पहले मेरे पूरे परिवार से माफी मांगी। मां ने बहुत पछतावा किया और खुद को बहुत निर्दोष भी दिखाया। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि सॉन्ग जिंगियन भी ऐसा व्यक्ति है। उसे भी उसने बेवकूफ बनाया था। उसने सॉन्ग के साथ ऐसा किया था। जिंगियन ने इतनी अच्छी तरह से समझाया तो उसकी भावनाएं बहुत आहत हुई। पिताजी ने बस दोहराया, जिसने सबसे ज्यादा दुख उठाया है वो लूहाई है। उसे सॉन्ग जिंगियन ने लगभग फंसा दिया था। मां ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, लूहुआई को सबसे ज्यादा दुख हुआ। ये मां की गलती है। मां आपसे माफी मांगती है। वादा करती है कि मैं कभी नरम दिल नहीं बनूंगी और फिर कभी किसी बच्चे को गोद नहीं लूंगी। तुम मां के इकलौते बेटे हो। मैं उपहास करना चाहता था लेकिन रोक लिया। पिताजी ने कहा, चूंकि तुमने नुकसान पहुंचाया है इसलिए सांत्वना के कुछ शब्द ईमानदारी की कमी है। तुम्हें कुछ व्यावहारिक मुआवजा देना चाहिए। ठीक है लूहुआई, मां को बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मां तुम्हें कुछ भी देगी, मां ने ईमानदारी से भरे चेहरे से कहा। कुछ भी? मैंने मासूमियत से पूछा। बेशक। क्या मां ने कभी वादा तोड़ा है? उसने सोचा कि वो पहले जैसी हो सकती है। बस मुझे एक छोटी सी मिठाई दे दो और मेरा दिल खरीद लो। तुम्हारे हाथों में एल ग्रुप के शेयर। मैंने सीधे बोल दिया। मैंने देखा कि मां के हाव भाव मेरी आंखों के सामने बदल गए। काफी देर बाद वो हकलाने लगी। तुम अभी सिर्फ 14 साल के। शेयर तुम्हारे लिए बहुत व्यावहारिक नहीं है, लेकिन अभी अभी तुमने कहा था कि तुम जिंगियन को शेयर दोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दिल में मैं अभी भी सेजिंग जितना महत्वपूर्ण नहीं? मैंने आहत होने का नाटक करते हुए उससे ऐसे पूछा जैसे एक सामान्य सी बात हो। क्या ऐसा हो सकता है कि सॉन्ग जिंगियन तुम्हारा जैविक बेटा है? इस वाक्य ने मां को सीधे डरा दिया। बकवास मत करो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। फिर तुम सॉन्ग जिंगियन को शेयर देने को तैयार क्यों हो, लेकिन तुम मुझे अपने शेयर नहीं देना चाहते? ये कंपनी में तुम्हारे पिताजी की मदद करने के लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं। पिताजी ने पहले ही कह दिया था। वॉन्किंग अभी अभी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हुआ है। लू वॉन्किंग। ऐसा नहीं था कि मां को यकीन नहीं था, लेकिन उन्हें यकीन था कि मेरी बड़ी बहन हमेशा के लिए उदास हो जाएगी। घर की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते मुझे परिवार की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। मेरी बड़ी बहन ने हर शब्द का उच्चारण किया जिससे मां के दांत पीस गए। वह स्पष्ट रूप से अभी भी अनिच्छुक थी, लेकिन उसे मना करने का कोई कारण नहीं मिला। क्या आप मुझे अभी शेयर दे सकती हैं मां? आपने अभी कहा था कि आप किसी भी बात के लिए सहमत हो। मैंने पूछा। मैंने उम्मीद से भरी नजरों से उसे देखा। हॉल में बहुत सारे लोग थे। मेहमान उसकी तरफ देख रहे थे। अगर उसने मना कर दिया तो उसकी बदनामी होगी। उसने अपने दांत पीस लिए। वो अभी पलटने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसके विचार से अगर वो पलट गई तो उसे केवल 20% शेयर इन शेयर मिलेंगे। अगर वो नहीं करती तो भी उसके पास पासा पलटने का मौका था। उसने इस मुकाम तक पहुंचने में इतने साल लगाए थे। वो हार कैसे मान सकती थी? उसने कहा, ठीक है। मां को गोली खानी ही पड़ी। मैंने खुशी से पूछा, क्या तुम अपने सारे शेयर मुझे देने की योजना बना रही हो? तुम्हें 10% देना ही काफी है। अभी अभी मैंने तुम्हारी बड़ी बहन से कहा था कि सॉन्ग जिंगियन को भी उतना ही शेयर दे देना। मां ने मोल भाव किया।
क्या तुम्हारे दिल में भी ऐसा है? क्या मैं वाकई सॉन्ग जिंगन से ज्यादा अहमियत नहीं रखती? मैंने दुखी होकर कहा। माँ काफी देर तक चुप रही। वो साफ तौर पर शेयर नहीं देना चाहती थी। पिताजी ने कहा, जब तुमने मेरे शेयर लिए थे तो क्या तुमने बार बार यही नहीं कहा था कि तुम शेयर नहीं लोगी? कि आखिरकार वे सारे शेयर बच्चों के लिए छोड़ दिए जाएंगे। अब तो लू हुआई को उसके टूटे दिल की भरपाई के लिए एडवांस में ही शेयर दे दिए जा रहे हैं और तुम इस बात से नाखुश हो? माँ को पिताजी ने घेर लिया था, पीछे हटने में असमर्थ। यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त थे। वे सब ये सब देख रहे थे। वो अपनी अच्छी औरत की छवि बनाए रखना चाहती है या नहीं, ये सिर्फ एक ही बात पर निर्भर था। अगर वो अपनी छवि बनाए रखती तो उसकी 10 साल से ज्यादा की योजना धरी की धरी रह जाती, लेकिन अगर वो अपनी छवि बनाए नहीं रखती तो उसके पास बस 20% ही होता। वह संतुष्ट नहीं होती। पिताजी ने उसे जल्दी नहीं दी, माँ को ध्यान से सोचने का समय दिया। आखिरकार वो इस मुश्किल स्थिति में नहीं थे। माँ के माथे से पसीने की बूंदें बहने लगीं। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। किसके इरादे सच में सही नहीं है। वो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब यह उसके मुंह पर तमाचा है। अगर वह सच में अपने सौतेले बेटे को अपने बच्चे की तरह मानती तो उसे इन शेरों की परवाह क्यों होगी? इतनी स्वार्थी। इतने सारे लोगों के सामने खड़ी माँ आखिरकार अपना घमंड नहीं त्याग रह पाई। मैंने उसकी आंखों में एक क्रूरता देखी, लेकिन फिर वो तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल वो एकदम से बहुत उदार हो गई। मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? जब मैंने ये शेयर लिए थे तो मैंने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए हैं। मैं बस सोच रही थी कि मंगजाओ को 10% दे दूं या नहीं। अगर लू वॉन्किंग और लू हुआई के पास पहले से ही शेयर है तो मंगजाओ को भी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, बस लू आई को दे दो। लू मिंगजाओ ने सीधे मना कर दिया। उसके इरादे सभी जानते थे। उसके दिल में वो सोचती थी कि मेरी दूसरी बहन को नियंत्रित करना सबसे आसान है। मेरी दूसरी बहन अभी जो मेहनत दिखा रही है वो सिर्फ दिखावा है। वो इसे कुछ दिनों से ज्यादा नहीं कर पाएगी। अगर मिंगजाओ को ये नहीं चाहिए तो मैं इन्हें लू हाई को दे दूंगी। माँ ने सहजता से कहा, धन्यवाद माँ। मैंने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार कर लिया। पिताजी ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। उन्होंने सीधे कंपनी के वकील को बुलाया और शेयर ट्रांसफर के दस्तावेजों पर वहीं हस्ताक्षर कर दिए। और शायद मर भी जाती तो भी नहीं समझ पाती। वो मूल रूप से सॉन्ग जिंग को यहाँ मदद के लिए लाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सब कुछ खो बैठी। वो अभी भी पछतावे से जल रही होगी। बेशक मेरे पूरे परिवार के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं था। मेरे पिछले जन्म में उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दी। इस जन्म में हमें स्वाभाविक रूप से उससे 10 गुना अधिक बदला लेना होगा। उसके बाद हमारा परिवार सामान्य हो गया। लेकिन यह स्पष्ट था कि माँ घबराने लगी थी। उसने अपने शेयर खो दिए और अब कंपनी पर उसका नियंत्रण नहीं था। पिताजी और मेरी बड़ी बहन सामान्य रूप से काम पर जाने लगे। मेरी बड़ी बहन ने फिजियोथेरेपी के लिए भी समय निकाला। मेरी दूसरी बहन ने पागलों की तरह काम की और पढ़ाई की। मैं अभी भी पूरे परिवार का दुलारा था। मेरा परिवार एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा था जो बेहतर और बेहतर होती जा रही थी, लेकिन ये पूरी तरह से माँ की इच्छा के विरुद्ध था। अंत में वो अब और नहीं रुक सकी। उसने बहाना बनाया उसके गृहनगर में एक रिश्तेदार को इमरजेंसी थी और उसे वापस जाना था। फिर वो चली गई। जिस रात वो गई उसने चुपके से कार किराए पर ली, दर्जनों किलोमीटर गाड़ी चलाकर विला वापस आई और इस तथ्य का फायदा उठाया कि हमारा पूरा परिवार गहरी नींद में था। उसने हमारे विला को जलाकर राख करने के लिए आग लगा दी। सुबह के 3 बज चुके थे। सभी सो रहे थे। पड़ोसियों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब तक संपत्ति प्रबंधन को पता चला तब तक आग ने पूरे विला को अपनी चपेट में ले लिया था। आग को पूरी तरह से बुझाने में दमकल कर्मियों को पूरी रात लग गई। माँ को अगले दिन सूचना मिली और वो तुरंत वापस भागी। जैसे ही वो पहुंची वो अपने घुटनों पर गिर गई और बुरी तरह रोने लगी। उसे देखकर बाहर के लोगों को दया आ गई। वे एक एक करके उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े। माँ ने ऐसा अभिनय किया जैसे वो कुछ सुन ही नहीं सकती। पूरी तरह से तबाह हो गई। अगर मुझे पता होता तो मैं यहां से नहीं जाती। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ रहती और मर जाती। तुम सब मर चुके हो, मेरे अकेले रहने का क्या मतलब है? उसने बहुत ही विश्वसनीय तरीके से काम किया। उसकी आंखों में छिपी आत्ममुग्ध मुस्कान किसी ने नहीं देखी। अब जबकि मेरा पूरा परिवार मर चुका था, वो अकेली वारिस थी। जिस समय वो आत्ममुग्ध महसूस कर रही थी, मैं उसके पीछे खड़ा हो गया और उसे पुकारा, माँ। मैंने देखा कि माँ का शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हुए अपना सिर घुमाया और देखा कि हमारा पूरा परिवार उसके पीछे सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा है। वो इतनी डरी हुई थी कि वो सीधे पीछे गिर गई। क्या तुम भूत बन गए हो? हम अभी भी जिंदा और स्वस्थ हैं, मैंने कहा। हमारा पूरा परिवार कल समुद्र तट पर घूमने गया था। हम अभी अभी लौटे हैं। तुम लोग घर पर नहीं थे? माँ तुरंत भड़क गईं। उनकी आंखों में अब और गुस्सा नहीं था। वो चाहती थी कि वो हमें वहीं मार डालें। नहीं, हम नहीं थे। मैंने मासूमियत से पूछा, हमारे घर का ये हाल क्यों हो गया? माँ की आंखें इधर उधर घूमने लगी। वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि आवारा बिल्लियां हैं। मुझे लगता है कि मैंने दरवाजे पर एक लगवाया था। कुछ सुरक्षा कैमरे हैं, मुझे जांचने दो। ये कहकर मैं सुरक्षा फुटेज जांचने के लिए अपना फोन निकालने ही वाला था। माँ तुरंत घबरा गई। वो जमीन से उछली, मेरा फोन छीना और उसे जमीन पर पटक दिया। हर कोई उन्हें घूर रहा था। माँ मुस्कुराई और बोली, अच्छा हुआ कि तुम सब ठीक हो। और कुछ मायने नहीं रखता। जब तक हमारा परिवार एक साथ है तभी तक यही मायने रखता है। हमारा परिवार वाकई
एक साथ है, लेकिन अब तुम इसका हिस्सा नहीं रहोगे, पापा ने साफ साफ कहा। पति, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? माँ इतनी घबरा गई थी कि वे इसे और नहीं छिपा सकती थी। पापा ने कहा, तुमने जो किया है क्या तुम सबसे बेहतर नहीं जानती हो? हमने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं, अब कानून की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम क्या कह रही हो? तुम किस बारे में बात कर रही हो? माँ पागल हो गई थी, वो पागल हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं माना कि उसने क्या किया है। कल रात विला में आग लगाने का तुम्हारा वीडियो मैंने उसे पहले ही पुलिस को दे दिया है। देखो पुलिस आ गई है। जैसे ही माँ ने पुलिस को देखा वो भाग गई, लेकिन वो पुलिस से कैसे बच सकती थी? पलक झपकते ही वो जमीन पर गिर गई। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसे पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। वो हम पर चिल्लाई, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैं बहुत सावधान थी, मुझे कैसे पकड़ा जा सकता? वो समझ नहीं पा रही थी कि उससे गलती कहाँ। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि इतने सालों तक सहने के बाद आखिरकार उसने खुद ही अपनी बर्बादी कर ली, क्योंकि आखिरकार कोई हताहत नहीं हुआ। माँ को केवल 10 साल की जेल की सजा हुई थी। उसके जेल जाने के बाद भी मैं उससे मिलने गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वो बहुत भावुक हो गई। उसने पुकारा, लुई तुम अब भी माँ से प्यार करते हो, है ना? माँ के जेल से बाहर आने तक इंतजार करो। माँ तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाएगी। माँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना खरीद कर लाई। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने उसे बीच में ही काट दिया। ये बहुत घिनौना लग रहा है। फिर तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम इसलिए मुझसे मिलने नहीं आई थी कि तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती थी? मैं तुम्हें खुद को बेवकूफ बनाते देखने आई थी। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। 15 साल के लड़के के चेहरे पर ऐसी मुस्कान नहीं आनी चाहिए थी। माँ पूरी तरह से भयभीत दिख रही थी। तुम कौन हो? तुम लू हुई नहीं हो? मैं कैसे नहीं हो सकती? मैं वो नहीं हूं जो तुमने सोचा था। मैंने उसकी ओर देखा, मेरी मुस्कान गहरी हो गई। माँ, तुम वाकई जानना चाहती होगी कि ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारी सारी सावधानी पूर्वक गणना के बाद भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, है ना? माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि मैंने उसे हर शब्द बोलते हुए देखा था। भगवान सभी बुरे लोगों को सजा देता है, अन्यथा वो मुझे पुनर्जन्म का मौका क्यों देगा? तुम्हारी माँ को लगा कि मैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। वो मुझे मारने के लिए लगभग उछली, लेकिन जैसे ही वो हिली उसे गार्डों ने पकड़ लिया। दर्द के कारण उसकी आवाज तुरंत नरम हो गई और भीख मांगो। उसे इस तरह देखकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, माँ, चाहे हम खून के रिश्ते में हो या ना हो, हम कुछ समय के लिए माँ और बेटे थे। मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। माँ ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। मैंने हर शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, सोंग जेंग न्योन तुम्हारा जैविक बेटा नहीं है। जब तुमने बच्चे को जन्म दिया था तो उसकी जगह तुम्हारे बचपन के उस प्यारे से दोस्त ने ले ली थी। कौन जानता है कि तुम्हारा असली बेटा अभी कहाँ तड़प रहा होगा। ये सोचकर कि इतने सालों से तुम किसी और के बच्चे को पाल रही हो। पिताजी ने तो तुमसे एक बच्चा पैदा करने की पेशकश भी की थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। यह वाकई दयनीय और दुखद है। नामुमकिन। माँ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनका पूरा अस्तित्व पूरी तरह से टूट चुका था। जब तक तुम जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक इंतजार करो, फिर खुद इसका जवाब दो। तब यह निश्चित रूप से नाटकीय होगा। बेशक यह अब मेरी कोई चिंता नहीं है। अंत में माँ कितनी बेरहमी से अपना बदला लेगी, उस सोंग जिंगिन के साथ कितना क्रूर व्यवहार करेगी, ये उसका काम है। अधिक से अधिक मैं बस एक और चुटकुला सुनते रहूंगा। मैं जेल से बाहर निकला और बाहर विशाल साफ नीले आसमान को देखकर शांति से मुस्कुराया। अब मैं परिवार की गर्मजोशी का पूरा आनंद लेने जा रहा हूं, जो मुझे अपने पिछले जीवन में अनुभव नहीं हुआ। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं कि इस दुनिया की सभी अच्छी चीजें हमेशा हमारे साथ रहें।